हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, एजी फिजिक्स वाला। और आज अल्टरनेटिंग करंट का नया वीडियो लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा ट्रांसफार्मर का, काफ़ी इम्पोर्टेंट डिवाइस है। तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कौन कौन से फार्मूले हैं, इसकी एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, वेरियस एनर्जी लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चलिए शुरू हो जाइए हमारे साथ, कॉपी और पेन निकाल लीजिए। आज का टॉपिक है ट्रांसफार्मर। देखिए, जनरली ट्रांसफार्मर में हम लोग बहुत शॉर्ट में बोल देते हैं कि एक ऐसी डिवाइस है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करती है। तो ये बेसिकली हम आधी बात ही बोलते हैं कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज। यहाँ पर हमने करंट को इन्वॉल्व किया ही नहीं, यहाँ पर हमने करंट को बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं किया है कि ट्रांसमिशन लाइन में अगर वोल्टेज हाई जा रहा है तो वहाँ पर करंट क्या होगी, या ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज लो पे ट्रांसमिशन हो रहा तो वहाँ करंट क्या होगी। तो उसको हम जनरली अवॉइड कर देते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखते हैं, ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करती है, जो कि पूरी तरह से सही नहीं है, पूरी बात नहीं है मेरा कहने का मतलब। तो ट्रांसफार्मर क्या है, मैं लिख रहा हूँ, इट इज ए डिवाइस, it is a device which converts strong AC at low voltage into weak AC at high voltage। एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब इसका उल्टा, क्योंकि ट्रांसफार्मर हम पढ़ेंगे अभी दो तरह के होते हैं। तो देखिए इसमें स्पष्ट मेंशन किया है, इट कन्वर्ट्स स्ट्रॉन्ग एसी एट लो वोल्टेज। ये है पूरी बात, केवल लो वोल्टेज नहीं, स्ट्रॉन्ग एसी एट लो वोल्टेज। क्योंकि कांस्टेंट पावर जब की बात जब होती है, कांस्टेंट पावर जब हमें डिलीवर करना होता है तो पावर का फार्मूला क्या होता है, V इंटू आई। तो अगर ये P कांस्टेंट है तो अगर V ज्यादा होगा तो I कम होगा, भाई V ज्यादा होगा तो I कम होगा, और V कम होगा तो I ज्यादा होगा, तभी दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा ना। तो ध्यान रखने वाली बात यही है, लो वोल्टेज के साथ एसोसिएटेड करंट कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग, और हाई वोल्टेज के साथ एसोसिएटेड करंट कैसी होगी, वीक, फॉर कांस्टेंट पावर डिलीवर्ड। ठीक है ना। तो ये बहुत काम की चीज है कि अगर किसी ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन हो रहा वोल्टेज का या पावर का ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज हो रहा है तो उससे एसोसिएटेड करंट वीक होती है। इसके पीछे की वजह क्या है हम इसी में पढ़ेंगे। इसी में हम जब एनर्जी लॉस पढ़ेंगे, वेरियस एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, तब हम इस चीज को बहुत डिटेल में बताएंगे कि ऐसा क्यों जरूरी है। तो एनीवे, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, स्ट्रॉन्ग एसी एट लो वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करता है, वीक एसी एट हाई वोल्टेज। वोल्टेज को पकड़िए, यहाँ लो वोल्टेज था, कन्वर्ट किसमें किया, हाई वोल्टेज में। तो कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया, स्टेप अप। जो वोल्टेज को अप करता है वो स्टेप अप, जो वोल्टेज को डाउन करता है वो स्टेप डाउन। तो क्लियर है, यहाँ दो बातें लिखी है, वाइस वर्सा का मतलब इसका उल्टा भी है, इट कन्वर्ट्स वीक एसी एट हाई वोल्टेज। उल्टा कर लो, स्ट्रॉन्ग की जगह वीक कर लो, लो वोल्टेज जगह हाई कर लो, और यहाँ वीक एसी जगह स्ट्रॉन्ग एसी कर लो, लो वोल्टेज जगह हाई वोल्टेज जगह क्या कर लो, लो वोल्टेज कर लो। तो ट्रांसफार्मर दो तरह का होता है। क्लियरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं। नंबर वन, स्टेप अप ट्रांसफार्मर,
दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। पहला स्टेप अप ट्रांसफार्मर, मतलब जो वोल्टेज को अप करेगा, मतलब जो एग्जैक्ट डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है कि स्ट्रॉन्ग एसी एट लो वोल्टेज को किसमें कन्वर्ट करता है, वीक एसी एट हाई वोल्टेज। ठीक है ना। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, स्ट्रॉन्ग एसी एट लो वोल्टेज को किसमें कन्वर्ट करता है, वीक एसी एट हाई वोल्टेज। तो लो वोल्टेज को किसमें कन्वर्ट कर दिया, हाई वोल्टेज में। तो हो गया स्टेप अप। अब स्टेप डाउन में क्या करोगे, इट कन्वर्ट वीक एसी एट हाई वोल्टेज इनटू स्ट्रॉन्ग एसी एट लो वोल्टेज। तो साफ साफ दिख रहा है कि दो तरह का ट्रांसफार्मर होता है, एक जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ध्यान रखना, लो वोल्टेज के साथ एसोसिएटेड करंट स्ट्रांग होती है और हाई वोल्टेज के साथ एसोसिएटेड करंट वीक होती है। ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि पावर कांस्टेंट होता है। ठीक है ना। हम पावर लॉस की बात नहीं कर रहे हैं आइडियली, बाद में बताएंगे पावर लॉस होता है, इसकी वजह बहुत सारी होती है। तो देखिए, ये तो था ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, कितने तरह का होता है। ठीक है ना। सिंबल हम थोड़ा बता देते हैं। देखिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, जो वोल्टेज को अप करता है। हम यहाँ पर बताएंगे इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। दो कॉइलें होती हैं, आपने EMI पढ़ रहे हैं ना, चैप्टर पढ़ चुका है। तो चलिए, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, स्ट्रॉन्ग एसी एट लो वोल्टेज इनटू वीक एसी एट हाई वोल्टेज। तो हम सिंबल की बात करते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होती है, ये प्राइमरी कॉइल, ये लेमिनेटेड कोर। सिंबल बता रहा हूं, अभी पूरा डायग्राम बनाऊंगा मैं। यहाँ प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, सेकेंडरी में कम है। ये ट्रांसफार्मर का सिंबल, जहां पर भी दो कॉइल लगी हो, इसका मतलब ये सिंबल किसका है, ट्रांसफार्मर का। ये प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल। अब देखो, जहां हाई वोल्टेज मिलने का मतलब वहां पर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे। इसका मतलब यहां प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, सेकेंडरी में ज्यादा है। सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, प्राइमरी में कम है। तो ये वाला जब फ्लक्स इसमें जाएगा तो फैराडे लॉ आपने पढ़ा, E बराबर N d∅dt। तो d∅dt सेम रहेगा। N ज्यादा है ना यहाँ पर, तो N ज्यादा है तो यहाँ पर वोल्टेज आपको ज्यादा मिलेगा। सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो वोल्टेज ज्यादा मिलेगा। तो NS इज ग्रेटर देन NPS का मतलब क्या हुआ, ES इज ग्रेटर देन क्या होगा, EP। तो ये हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जहां नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है वहां वोल्टेज भी ज्यादा मिलेगा। तो ज्यादा वोल्टेज कहां मिलता है, कम वोल्टेज को ज्यादा में कन्वर्ट करता है, वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। कैसा स्टेप अप, यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में ज्यादा है, सेकेंडरी, इसका मतलब प्राइमरी का EMF ज्यादा होगा किससे, सेकेंडरी से। इसका मतलब यहाँ वोल्टेज ये ज्यादा और ये कम हो रहा है, तो मतलब ये ट्रांसफार्मर होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। चलिए, इतना नोट कर लीजिए पहले। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं आज हम लोग, ट्रांसफार्मर। ये वोल्टेज को कन्वर्ट करता है, हाई वोल्टेज को लो में भी कन्वर्ट करता है, लो वोल्टेज को हाई में भी कन्वर्ट करता है। लेकिन ध्यान रखना, वोल्टेज के साथ जो एसोसिएटेड करंट है उसको भूलना नहीं है, हमें जरूरत पड़ेगी। तो चलिए, आपने ये नोट कर लिया होगा, पेज खत्म कर दें इसको। चलिए,
अब हम बात करें इसके प्रिंसिपल की, फिर इसके थोड़े कंस्ट्रक्शन की, फिर वर्किंग की। देखिए मैंने बताया ना, हर वीडियो लेक्चर से पहले करता हूँ कि जो भी आप पढ़ने जा रहे हो नया कुछ भी नहीं होता, यहाँ पर भी नया कुछ भी नहीं है। अगर आपने पीछे का सब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रखा है, फैराडे लॉ पढ़ रखा है, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, सब आपको पढ़ाया हुआ है, तो वही तो सब कुछ चलेगा, नया कुछ है ही नहीं। देखिए प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल इसका, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। प्रिंसिपल क्या है इसका, म्यूचुअल इंडक्शन। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। और म्यूचुअल इंडक्शन आपको पता है क्या होता था, म्यूचुअल इंडक्शन, व्हेनेवर वी चेंज द करंट फ्लोइंग थ्रू प्राइमरी कॉइल, जब भी हम किसी प्राइमरी कॉइल या एक कॉइल में करंट को चेंज करते थे, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डेवलप्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डेवलप्ड इन सेकेंडरी कॉइल। ये जो था, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्शन। तो यहां पर भी क्या होगा कि दो कॉइलें होंगी, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। अभी हमने थोड़ा सा बताया था कि जब भी हम किसी प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज करेंगे, उसके पास जो दूसरी नेबरिंग कॉइल है जिसको हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं, उसमें भी फ्लक्स चेंज के कारण एक इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट जनरेट हो जाती है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। इंड्यूस ईएमएफ इज डेवलप्ड इन द कॉइल, इंड्यूस करंट बिगिंस टू फ्लो। ध्यान रखने वाली बात है, प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज करेंगे तो प्राइमरी में तो इंड्यूस ईएमएफ, जब भी किसी कॉइल में करंट चेंज करते हैं, सेम कॉइल में जो चेंज आता है फ्लक्स में, उसके कारण जो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होता है उसको हमने नाम दिया था सेल्फ इंडक्शन। फिर सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स में चेंज आएगा उसके कारण जो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा उसको हमने नाम दिया था म्यूचुअल इंडक्शन। एक साथ दोनों फिनोमेना होती हैं। प्राइमरी कॉइल में आपने करंट चेंज किया तो प्राइमरी कॉइल में तो फ्लक्स में चेंज होगा ही, तो उस प्राइमरी कॉइल में भी इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा, जिसको हम किससे निकालेंगे, फैराडे लॉ से। अब प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स में चेंज हुआ तो पास में ही नेबरिंग कॉइल है, तो उसमें भी फ्लक्स में चेंज होगा, तो उसके अंदर भी इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा। इस फिनोमेना को कहते हैं हम म्यूचुअल इंडक्शन। अब हम म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ चुके हैं, कितना इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा, चाहे हम सेल्फ इंडक्शन की बात करें चाहे म्यूचुअल इंडक्शन की। इंड्यूस ईएमएफ जब निकालेंगे तब तो हम फैराडे लॉ ही लगाएंगे, E बराबर माइनस एन d∅dt। तो चलिए, तो प्रिंसिपल क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल भी बेस्ड है। और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है थोड़ा सा मैंने लिखा है क्योंकि हम डिटेल में इसको पढ़ा चुके हैं। अब बात आती है कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन, देखिए दो तरह के ट्रांसफार्मर अभी चल रहे हैं। एक तो सेंट्रल कोर ट्रांसफार्मर, जिसको हम शेल टाइप कहते हैं, कि एक ही कोर होता है, उसी पर एक कॉइल लपेट दी आपने, उसी के ऊपर दूसरी कॉइल लपेट दी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल एक ही कोर के ऊपर होती हैं, तो वहां पर फ्लक्स लीकेज की संभावना न के बराबर हो जाती है। और जो दूसरा ट्रांसफार्मर होता है वो होता है कोर टाइप, जिसमें आमने सामने की दो लिम्स होते हैं, उन पे कॉइल को वाउंड करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल। तो हम दोनों टाइप के डायग्राम आपको बना देते हैं, ठीक है ना। और ध्यान रखना, जो कोर हमें लेना है वो सॉफ्ट आयरन का लेना है, ठीक है ना, ताकि हिस्टेरेसिस लॉस मिनिमाइज किया जा सके। और दूसरी चीज है, जो कोर हमें लेना है ट्रांसफार्मर का, वो लेमिनेटेड लेना, एक शीट के ऊपर दूसरी शीट इंसुलेट करके रखनी है हमें। बहुत सारी नंबर ऑफ शीट रखती हैं ताकि हम एडी करंट लॉस को मिनिमाइज। ध्यान रखना, दो बातें मैंने अभी कही हैं। कोर किसका लेना है ट्रांसफार्मर की, जो कोर जिसपे हम बाइंडिंग करेंगे, कोर किसका लेना है, सॉफ्ट आयरन का। साथ ही साथ हमने ये भी बताया सॉफ्ट, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है, व्हाई द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन, कि ट्रांसफार्मर का कोर सॉफ्ट आयरन का क्यों बनाते हैं। अगर आपने मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ा है, मेरा वीडियो लेक्चर देखा, तो मैंने वहां पर हिस्टेरेसिस लूप बताया है कि सॉफ्ट आयरन के लिए हिस्टेरेसिस लूप का एरिया कम से कम होता है
हीट लॉस या एनर्जी लॉस है, जिसको हम हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं, वो कम से कम होता है। तो कोर किसका लेना है? सॉफ्ट आयरन का। तो चलिए कंस्ट्रक्शन बता रहे हैं, ठीक है ना। देखिए मैंने एक रेक्टेंगुलर कोर दिखाया है, ये सॉफ्ट आयरन कोर है, लेकिन मैंने भी बताया था कि एक के ऊपर एक कई चीजें हैं, मतलब कई लपेटे हुए होते हैं, एक ऊपर एक कई, केवल एक नहीं होता इस तरह से। ये केवल हमने जो एक कोर दिखा दिया है, ऐसा एक नहीं होता है, बहुत सारी ऐसी सीट्स एक के ऊपर एक रखी जाती हैं, बहुत सारी। अगर आपको बहुत सारी दिखानी है, ऐसे करके, अब आप समझ पा रहे हैं ना, बहुत सारी है, एक नहीं है, बहुत सारी सीट्स रखी हैं, एक ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, ऐसे करके। अब इसमें एक कॉइल हमने लपेट दी ऐसे करके, ये प्राइमरी कॉइल है, सामने वाली लिंक पर हमने दूसरी कॉइल लपेट दी, थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा भाई। इस तरह से ये सेकेंडरी कॉइल। एक तो ये ट्रांसफार्मर हुआ कि बहुत सारी लेमिनेटेड सीट्स एक के ऊपर एक रखी हैं, एक आर्म पे हमने एक कॉइल लपेट दी, दूसरी आर्म पे दूसरी कॉइल लपेट दी, ये कहलाता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर। क्या कहलाता है? कोर टाइप ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होगा कि प्राइमरी का जो फ्लक्स है वो पूरा का पूरा सेकेंडरी कॉइल से पास नहीं होगा, फ्लक्स लीकेज की संभावना रहती है यहाँ पर। लेकिन जो दूसरा होता है शेल टाइप ट्रांसफार्मर, शेल टाइप ट्रांसफार्मर, ये देखो बीच में हमने ये जो बीच वाला डंडा है ना, इसी पे दोनों कॉइलें लपेटनी, प्राइमरी कॉइल भी इसी पे लपेटनी और सेकेंडरी कॉइल भी इसी पे लपेटनी। समझ पाए ना आप? अब देखो ये प्राइमरी कॉइल लपेट दी हमने इसी पे, और इसी के ऊपर सेकेंडरी कॉइल लपेट दी। मतलब एक ही कॉइल के ऊपर, मतलब एक ही के ऊपर इसी पे प्राइमरी कॉइल लपेट दी, इसी पे सेकेंडरी कॉइल लपेट दी। तो ये कहलाता है शेल टाइप। रेडियो या टीवी ट्रांसमीटर होते हैं, इसमें यही वाला लिया जाता काम में। किसमें बोला मैंने? रेडियो या टीवी ट्रांसमीटर्स में, रेडियो या टीवी ट्रांसमीटर्स में यही वाला ट्रांसफार्मर शेल टाइप ट्रांसफार्मर काम में लिया जाता है। तो देखिए ध्यान सुनिए, वापस ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है? सॉफ्ट आयरन की एक या एक से ज्यादा लेमिनेटेड कोर्स हो सकती हैं, जैसा यहां पर बताया गया है। आमने सामने की जो लिम्स है उस पर कॉपर वायर की दो कॉइल्स बनाई जाती हैं, एक को प्राइमरी कॉइल कहते हैं, एक को सेकेंडरी कॉइल। यहाँ इनपुट देंगे तो यहाँ क्या मिलेगा? आउटपुट। यहाँ पर इनपुट एसी आएगा, इनपुट एसी, यहाँ पर आएगा आउटपुट। वही चीज यहाँ पर, यहाँ इनपुट और यहाँ आउटपुट। ठीक है ना? ध्यान ये रखना, कंस्ट्रक्शन में मैंने दो तरह का बता दिया है। एक तो कोर टाइप, इसमें आमने सामने, बस कंस्ट्रक्शन में यही दो बातें याद रखनी है। सॉफ्ट आयरन की कोर लेनी है, ठीक है ना, अपोजिट लिम्स पे कॉपर वायर को लपेट करके हमें कॉइल्स दो बनानी है, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल। दो तरह से ये काम किया जा सकता है, एक तो अपोजिट लिम्स पे बनाए, एक ही कोर पे बना दें, बस
इतना ध्यान रखना। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड है। समझ गए ना? ये डायग्राम भी आप बना लें। अब काम चलता है आगे वर्किंग पे कि ट्रांसफार्मर ऐसे कैसे काम करता है। बहुत ही आसान है, कोई भी एक डायग्राम रख लेना, चाहिए समझने के हिसाब से। तो देखिए, तो मैंने क्या बताया, इट कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर, ये रेक्टेंगुलर सॉफ्ट आयरन कोर मेड लेमिनेटेड, ठीक है ना। देयर आर टू कॉपर वायर कॉइल्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी बाउंड ओवर टू अपोजिट लिम्स एज सून एज इन द फिगर। आपको दिख रहा है, दो तरह से बनाया जा सकता है, एक तो अपोजिट लिम्स पे या एक सेंट्रल कोर ट्रांसफार्मर भी कहते हैं इसको। एक ही कोर पे दोनों कॉइल को हम लपेट देते हैं। अब चलिए वर्किंग की बात करते हैं। वर्किंग में तो कुछ भी नहीं है, ट्रांसफार्मर की वर्किंग में कुछ भी नहीं नया है। देखिए, मैंने अभी जो डायग्राम बनाया था, सिंपल सा बात कर लेता हूँ। एग्जाम में आप ऐसे भी डायग्राम बनाएंगे तो भी चलेगा। ये प्राइमरी कॉइल है, और ये है सेकेंडरी कॉइल। ऐसे ही बनाओगे बल्कि एग्जाम में तो ज़्यादा चलेगा। यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स एन पी ले लिया, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स एन एस ले लिया, ठीक है ना। और ये हमने क्या लगा दिया, एसी। जो इनपुट होगा वो एसी होगा ना, ट्रांसफार्मर एसी में ही काम करता है, डीसी के लिए काम नहीं करता, बता दूं आपको। तो जैसे ही ऑल्टरनेटिंग करंट हम प्राइमरी कॉइल से अटैच करेंगे, एज AC source is connected, as AC source is connected to primary coil of transformer। अब AC सोर्स का मतलब क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट तो टाइम के साथ चेंज होती है। इसका मतलब आपने जो प्राइमरी कॉइल से करंट कनेक्ट किया है वो करंट चेंज हो रही है। और आपको बताया गया था, जब भी किसी कॉइल में फ्लो होने वाली करंट चेंज होती है तो उस कॉइल में फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा। बस भाई, ये प्राइमरी कॉइल है, इससे आपने एसी सोर्स को कनेक्ट कर दिया। तो एसी सोर्स का मतलब क्या है, करंट चेंज हो रही है। करंट चेंज हो रही तो कॉइल से एसोसिएटेड क्या चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा। और फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा। तो देखिए, एज एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर, देन ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स में चेंज होगा क्यों, करंट चेंज हो रही है। इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप इन कॉइल is given as EP is equal to Faraday law minus NP d∅dt। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको। जब भी इंड्यूस ईएमएफ निकालना तो E बराबर माइनस एन d∅dt फार्मूला बताया गया, फैराडे लॉ लगा दिया। P का मतलब प्राइमरी कॉइल, NP का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, ये लिखा ना NP। अब मैंने क्या बताया कि जो प्राइमरी का फ्लक्स है वही आगे सेकेंडरी में जाएगा, तो ये फ्लक्स वाली चीज तो हमें सेम रखनी है। तो बदलेगा क्या यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्न्स ये बदल जाएगा, तो ये अपने आप बदल जाएगा। इफ देयर इज नो फ्लक्स लीकेज, हम मान रहे हैं इफ देयर इज नो फ्लक्स लीकेज, अगर कोई फ्लक्स लीक नहीं हो रहा है, जो कि आइडियली पॉसिबल नहीं है कि प्राइमरी का फ्लक्स पूरा का पूरा सेकेंडरी कॉइल से एसोसिएटेड हो, ऐसा कतई जरूरी नहीं, कुछ ना कुछ फ्लक्स लीक होता है। लेकिन हमने मान लिया कि अगर कोई फ्लक्स लीक नहीं हो, इसलिए मैंने बताया था, मैंने दो तरह का ट्रांसफार्मर होता है। एक होता है सेंट्रल कोर, जिसमें एक ही कॉइल पे दूसरी कॉइल लपेटती, वहां फ्लक्स लीकेज की संभावना हम बिल्कुल कम से कम कर देते हैं। फिर भी चलिए, इफ देयर इज नो फ्लक्स लीकेज देन सेम फ्लक्स will be associated with secondary coil, secondary
कॉइल, वही फ्लक्स कहाँ जाएगा? सेकेंडरी कॉइल, एंड हेंस induced EMF and hence induced EMF developed in secondary coil, तो ES बराबर माइनस NS d∅dt। भाई ये टर्म तो वही रहा, फ्लक्स में चेंज तो वो जो प्राइमरी में वही सेकेंडरी में, इंड्यूस ईएमएफ सेकेंडरी में कितना होगा? नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है ना, तो नंबर ऑफ टर्न्स बदल गए यहाँ। अब देखो साफ साफ दिख रहा है कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो ये चीज ज्यादा है, तो वो ट्रांसफार्मर क्या कहलाएगा? स्टेप अप। तो सीधा सा पकड़ना है कि सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज्यादा है तो इंड्यूस ईएमएफ वहां ज्यादा मिलेगा, यहाँ कम है, यहाँ क्या मिलेगा? ज्यादा। नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ घट गए हैं तो यहाँ वोल्टेज भी घट जाएगा, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। एनीवे ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब क्या करना? डिवाइड कर लो, एक रिलेशन मिल जाएगा। ES अपॉन EP करेंगे अगर हम, तो d∅dt कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, NS अपॉन NP। ES अपॉन EP इक्वल टू NS अपॉन NP, समझ गए ना? ES अपॉन EP इक्वल टू NS अपॉन NP। तो बड़ा सिंपल सी बात है, तो डिवाइड कर लिया तो ES अपॉन EP इक्वल टू NS अपॉन NP, इसी को हम कहते हैं R, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। जैसे हम कहते हैं अगर किसी ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 10 है, मतलब R की वैल्यू 10 है, इसका मतलब सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज होगा वो 10 गुना ज़्यादा मिलेगा, मतलब सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स 10 गुने ज़्यादा होंगे। तो ये रूल है ट्रांसफॉर्मेशन। कई बार न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ टर्न्स ना दे करके ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दे दिया जाता है, तो आप समझ जाओ ट्रांसफार्मर रेशियो अगर 5 है तो मतलब 5 गुना हो रहा सब कुछ आगे, नंबर ऑफ टर्न्स 5 गुने होंगे तभी इंड्यूस ईएमएफ 5 गुना मिलेगा। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का कॉन्सेप्ट। चलिए, तो ये फार्मूला आपको मिल गया, ES अपॉन EP इक्वल टू NS अपॉन NP, इसको नंबर दे दो 3, ठीक है ना? तो इसमें निकालने मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, फैराडे लॉ आपने पढ़ा है, सीधा E का फार्मूला करना आ जाएगा। अब देखो हम बात करें आइडियल ट्रांसफार्मर की। आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है? जिसमें कोई भी पावर या हीट लॉस ना हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम बताएंगे कौन कौन से हीट लॉस होते हैं, लेकिन अगर आइडियल ट्रांसफार्मर की हम बात करें तो वहां पर पावर लॉस कितना होना चाहिए? 0। फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, पावर इनपुट मस्ट बी इक्वल्स टू पावर आउटपुट, मतलब पावर लॉस नहीं होना चाहिए। जो इनपुट पावर है वही आउटपुट पावर होना चाहिए, मतलब पावर लॉस नहीं होना चाहिए। लिखने का तरीका अलग अलग है। इनपुट का मतलब है जो प्राइमरी का पावर है, आउटपुट का मतलब जो सेकेंडरी का पावर है। तो पावर का फार्मूला क्या होगा? वोल्टेज इंटू करंट। तो इनपुट पावर मतलब EP इंटू IP, ध्यान समझिए। इनपुट पावर का मतलब है प्राइमरी कॉइल का पावर, प्राइमरी कॉइल का पावर होगा प्राइमरी का वोल्टेज इंटू प्राइमरी का करंट, पावर होता है V इंटू I। यहाँ वोल्टेज E लिया हमने, इज इक्वल टू पावर आउटपुट मतलब ES। अब देखो यहां से वही चीज मिल गई जो हमने स्टार्टिंग में कहा था कि वोल्टेज हाई है तो उससे एसोसिएटेड करंट वीक होगा, क्योंकि पावर सेम रखना हमें। तो देखिए यहां से क्या रिजल्ट मिलेगा? ES अपॉन EP इज इक्वल टू ES अपॉन EP, IP अपॉन IS। इक्वेशन नंबर 4 उल्टा रेशियो है वोल्टेज का करंट के साथ, क्योंकि पावर कांस्टेंट रखनी है। तभी तो मैंने कहा था ट्रांसमिशन लाइन में अगर हाई वोल्टेज पे जा रहा है तो इसका मतलब AC की स्ट्रेंथ वीक है वहां पर। अभी बताएंगे इसका फायदा क्या होता है। चलिए, तो हमने पहले 3 नंबर इक्वेशन बनाई, फिर हमने पावर आइडियल लेकर के, मतलब आइडियल ट्रांसफार्मर का पावर सेम करके हमने एक करंट और वोल्टेज में रिलेशन ले लिया। अब अगर इन दोनों को देखें, कंबाइन करें तो हमें एक कॉमन रिलेशन मिल रहा है। देखिए
फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4 हमें क्या मिलेगा, ES अपॉन EP इक्वल टू NS अपॉन NP इक्वल टू IP अपॉन, मतलब ये इक्विवेलेंट रिलेशन है एक तीनों में, करंट के साथ, वोल्टेज के साथ, नंबर ऑफ टर्न्स के साथ। ध्यान रखना करंट का रिलेशन उल्टा है वोल्टेज से, ठीक है ना। तो आप इनमें से ये लगा सकते हैं, इतना ये लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, कोई भी एग्जाम में लगा सकते हैं। अब ये तो तब आया जब हमने मान लिया कि हमारा ट्रांसफार्मर आइडियल है, कोई एनर्जी लॉस नहीं करता, लेकिन ऐसा होता नहीं। अभी हम डिफरेंट एनर्जी लॉस की भी बात करेंगे। चलिए एक चीज और पहले पढ़ लेते हैं, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, देखिए एफिशिएंसी का मतलब तो दुनिया में हर जगह ही होता है, आउटपुट और इनपुट का रेशियो। एफिशिएंसी का मतलब पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, और अगर परसेंटेज में निकालनी है तो इंटू 100 कर दो, सिंपल सा लॉजिक है। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर मतलब पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इंटू 100% आ जाएगा। पावर अगर आपको डायरेक्ट दिया गया ठीक, नहीं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ES IS EP तो मेरे ख्याल से एफिशिएंसी निकालने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो खास चीज़ है, हम डिफरेंट एनर्जी लॉस पे पहुंचे, हम बताएंगे अभी ट्रांसफार्मर में कौन कौन से एनर्जी लॉस होते हैं। इससे पहले हम एक यूटिलिटी ऑफ ट्रांसफार्मर की बात करें कि ट्रांसफार्मर क्यों जरूरी है हमारे लिए। भाई क्यों हम घर के बाहर हमारे खंबे पर रखा इतना बड़ा डब्बा ट्रांसफार्मर, क्यों जरूरी, क्यों आखिर, वाई वी नीड ऑफ ट्रांसफार्मर। भाई वोल्टेज को ज़्यादा कम करना ही क्यों, घरों में सप्लाई 220 वोल्ट चाहिए, और जो हमारा AC जनरेशन होता है वो 220 वोल्ट पे ही होता है, तो 220 वोल्ट पे बन रही, वही 220 वोल्ट पे दे दो घर में। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए बहुत खास बात आप पढ़ने जा रहे हैं अब कि ट्रांसफार्मर की आखिर हमें ज़रूरत है क्यों। ये सब हटा रहा हूं मैं, आप नोट कर लें। देखिए जो मैं कह रहा हूं उसको अच्छे समझिए। मैं कह रहा हूं कि आपके घर का हर इलेक्ट्रिक अप्लायंस 220 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, और जहां AC प्रोड्यूस की जाती है तो वो भी 220 वोल्ट पे ही प्रोड्यूस की जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में, कई मेगावाट प्रोड्यूस की जाती है, थोड़ी बहुत बिजली नहीं बनाई जाती है, कई मेगावाट। जैसे मान लो, देखो एक मिनट ध्यान दो, जैसे मान लो हम बता रहे हैं, बात किसकी चल रही है, यूटिलिटी ऑफ ट्रांसफार्मर की बात चल रही है। जैसे मान लो ये कोटा है, पावर स्टेशन है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है, मान लो 44 मेगावाट, ये बिजली बन रही है 220 वोल्ट पे। कोटा का पावर स्टेशन है, वो इतनी बिजली बना रहा है 44 मेगावाट, कितने वोल्ट पे, 220 वोल्ट पे। अब मान लो कुछ बिजली को जोधपुर, भाई ऐसा तो नहीं बिजली आपके घर में चाहिए, आपके घर के बाहर प्लांट लगा, ले लो सीधे डायरेक्ट। बिजली सप्लाई तो बहुत दूर दूर से आ रही है ना, ट्रांसमिशन लाइन से, कहीं कोटा से आ रही, कहीं MP से आ रही, समझिए राजस्थान की बात कर रहे हैं, या UP में जा रही राजस्थान से, तो ये तो अलग अलग ट्रांसमिशन होता है। अब यहां से बिजली मान लो हमें चाहिए, ये है जोधपुर, ये तो वेरियस लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होगी, बहुत कई किलोमीटर लंबी लाइन है, बरोबर है ना। अब अगर हम इस वोल्टेज पे इस पावर को इस ट्रांसमिशन लाइन में भेज दें, देखिए होना क्या है, पावर का फार्मूला होता है V × I, तो I बराबर जो हमने बिजली बनाई कोटा में 44 मेगावाट, उसको 220 वोल्ट पे अगर हम इस ट्रांसमिशन लाइन में भेज दें, तो ट्रांसमिशन लाइन में फ्लो होने वाली जो करंट होगी I बराबर P/V कितना हो जाएगा, P कितना है 44 × 10⁻⁶
मेगावाट है अपॉन 220, एक जीरो जाएगा, बाई दूनी 2 इंटू 10⁵ एम्पियर। मतलब इस ट्रांसमिशन लाइन में अगर हम इसी पावर को इसी वोल्टेज पे सीधा जोधपुर भेज दें, कि हमने बिजली बनाई है हम सीधा जोधपुर भेज रहे हैं इसी वोल्टेज पे, तो ट्रांसमिशन लाइन में जो करंट का फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 2 लाख एम्पियर, इतनी करंट फ्लो हो रही इसमें। तो हीट का फार्मूला क्या होता है जनाब, I²RT, हीट लॉस। ट्रांसमिशन लाइन में इतनी ज्यादा करंट फ्लो होगी, यहाँ धुआं धुआं निकलेगा, क्यों, हीट लॉस का मतलब I²RT। आई कितना ज्यादा है इसका स्क्वायर करोगे तो हीट लॉस कितना ज्यादा होगा। पता चला ये पावर जो ना पूरा धुएं में ही उड़ गया यहां तक आते आते। देखो मैंने क्या बताया, वोल्टेज हमने 220 ही रखा, पावर वो ही इतना था, तो ट्रांसमिशन लाइन में करंट बहुत ज्यादा हो गई ना। अब आपने देखा होगा कि जहां बहुत लंबी लंबी ट्रांसमिशन लाइन होती है वहां पर लिखा होता, बोर्ड लगा होता, बहुत डेंजर, केवी की लाइन आ रही है, केवी समझे 33 किलो वोल्ट, 44 किलो वोल्ट कहते हैं ना, ये केवी लाइन जा रही, मतलब हाई वोल्टेज की लाइन जा रही है। हाई वोल्टेज मतलब क्या है, जैसे हमने देख लिया रिजल्ट, अगर हम इस पावर को इसी वोल्टेज पे भेज दें तो ट्रांसमिशन लाइन में करंट बहुत ज्यादा फ्लो हो रही है और हीट लॉस हो रहा है। अगर हम क्या करें, यहां पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर रख लें सक्सेसिव। कौन से ट्रांसफार्मर, स्टेप अप, 220 वोल्ट को बढ़ा के 2200 कर लें, 2200 को बढ़ा के 22,000 कर लें, तो 22 के भी हो गया ना भाई। पहले 220 को जंप करा दिया, 10 गुना बढ़ा लिया, 2200 कर लिया वोल्ट, फिर और हमने रख दिया 22,000 कर लिया। अब 22,000 वोल्ट पे अगर वही लाइन में जाए, हमने वोल्ट कर लिया यहाँ पर 22,000 वोल्ट, यहाँ 22,000 कर लो, 1 2 और बढ़ा लो, तो अपने आप करंट कम हो गई। करंट कम होगी तो हीट लॉस अपने आप कम हो जाएगा, ये करंट कम हो जाएगी ना, ये करंट कम हो जाएगी आपकी। और वोल्टेज बढ़ा लो, आपके पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, आपने एक स्टेप अप रख दिया, 10 गुना बढ़ा लिया, एक और रख दिया, 10 गुना और बढ़ा लिया, तो 2-3 स्टेप अप ट्रांसफार्मर से निकालो तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, बहुत हाई। तो इस पावर को बहुत हाई वोल्टेज पे जब हम ट्रांसमिशन लाइन भेजेंगे तो वोल्टेज हाई होने से ट्रांसमिशन लाइन में एसोसिएटेड करंट का मान कम हो जाता है। भी हमने बढ़ा दिया तो आई कम हो गया, आई कम हो गया तो हीट लॉस कम हो गया, धुआं बनके आपका पावर उड़ेगा नहीं। अब सोचो ये 22,000 वोल्ट वाली लाइन जा रही है, अपन कहते ना केवी की लाइन, केवी हो गया ना 22 किलो वोल्ट। अब तुम्हारे जोधपुर में आ गई है, अब तुम्हारे घर में चाहिए, घर में तो 220 वोल्ट चाहिए, तो केवी थोड़ी चाहिए। अब आपका है ये घर, मेरा घर है 28 श्री कृष्णा नगर, यहाँ हमें चाहिए 220 वोल्ट, बड़ी अच्छी बात है ना। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रख लो, स्टेप डाउन रख लिया, फिर स्टेप डाउन रख लिया, समझ गए ना। घरों में भी क्या होता है, मोहल्ले के बाहर ट्रांसफर, जैसे आपने कहा बासनी में आ गई, मान लो बिजली आपकी बन के कोटा से बासनी में आ गई, बासनी पे से श्री कृष्णा नगर मानी है, तो बासनी से श्री कृष्णा नगर भी दूर है, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज पे हम भेजना पड़ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा कम वोल्टेज नहीं भेज सकते हैं, तो 440 वोल्ट भेज देते हैं। घर के बाहर एक ट्रांसफार्मर पे रख देते हैं, गली के मोहल्ले के बाहर, वो 440 किस में कन्वर्ट कर देता है, 220 में। तो ट्रांसफार्मर की यूटिलिटी इतनी ज़्यादा, अगर ट्रांसफार्मर नहीं होता तो हम उस इलेक्ट्रिसिटी को जो हम बना रहे हैं पावर स्टेशन पे एक सर्टेन मेगावाट का, उसको हम उसी वोल्टेज पे डिस्टेंस प्लेस तक भेजेंगे तो ट्रांसमिशन लाइन में करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होगी, हीट लॉस बहुत ज़्यादा होगा। तो ट्रांसमिशन लाइन में करंट को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, तो हम हाई वोल्टेज पे भेजते हैं तो करंट कम हो जाती है, पावर लॉस कम हो जाता है। फिर वापस कंज्यूमर के घर तक पहुंचाना है तो हमें पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, उसको वोल्टेज को डाउन कर लेंगे। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा ये खेल होता क्या है, कि कोटा से जोधपुर बिजली आती है, जोधपुर से आपके घर तक आती है, तो कहाँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर रखना पड़ता है, कहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रखना पड़ता है। ये सारी बात आपके समझ में आ गई होती है, आ गई होगी। किससे बचा जा सकता है, हीट लॉस से, ठीक है ना। तो चलिए अब हम ट्रांसफार्मर में ये बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से हीट लॉस होते हैं बेसिकली ट्रांसफार्मर में। हटाएं, मेरे ख्याल से ये सेक्शन अच्छा लगा होगा आपको। अब हम बात करेंगे
वेरियस एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। कौन कौन से एनर्जी लॉस होते हैं ट्रांसफॉर्मर में, उसकी बात कर रहे हैं। वेरियस एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। हमने माना था अभी जो हमने फॉर्मूले निकाले थे कि हमारा ट्रांसफॉर्मर आइडियल है, जो इनपुट पावर है वही आउटपुट पावर है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे एनर्जी या हीट लॉस होते हैं ट्रांसफॉर्मर में। तो पहला एनर्जी लॉस बता रहा हूँ, वेरियस एनर्जी लॉस। सबसे पहला है फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज सबसे पहला फ्लक्स लीकेज। हमने क्या माना था वहां पर, जो प्राइमरी का फ्लक्स है वही पूरा का पूरा फ्लक्स सेकेंडरी के साथ एसोसिएटेड होगा, और हमने इंड्यूस ईएमएफ निकाल लिया था, d∅dt सेम रखा था। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि प्राइमरी का पूरा फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से एसोसिएटेड हो, ड्यू टू द एयर गैप। अरे कॉइल के बीच में गैप होगा ना, तो कुछ फ्लक्स इधर उधर जा सकता है। तो इससे बचने का मैंने क्या बताया, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, वेरियस एनर्जी लॉसेस। और सबसे पहला लॉस है फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज क्यों होगा, क्योंकि एयर गैप होता कॉइल के बीच में, तो प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स पूरा सेकेंडरी में जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा जाए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, शेल टाइप ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं कि एक ही कोर के ऊपर पहले प्राइमरी कॉइल लपेट दी, उसके ऊपर सेकेंडरी कॉइल, तो जो प्राइमरी का फ्लक्स है वही सेकेंडरी का फ्लक्स होगा। तो इससे बचा जा सकता है फ्लक्स लीकेज से। समझ गए ना क्या बोला मैंने, सेंट्रल कोर ट्रांसफार्मर बना के हम फ्लक्स लीकेज को कम कर सकते हैं। मतलब एक ही कोर पर प्राइमरी कॉइल और उसके ऊपर हम सेकेंडरी कॉइल को रैप्ट करेंगे। दूसरा है एडी करंट लॉस। इसको कहीं कहीं आयरन लॉस भी लिखा गया है। देखिए फ्लक्स में चेंज के कारण क्या होता है, हमारा जो कोर होता है, ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, लिख देता हूं मैं थोड़ा, ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स इंड्यूस्ड एडी करेंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन कोर। कोर का मतलब आपकी जो शीट थी, हमने बताया था जब भी शीट से एसोसिएटेड फ्लक्स में चेंज आता है तो शीट के अंदर एक इंड्यूस करंट डेवलप होती है, इसको हम एडी करंट कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में पढ़ाया गया है। तो यहां पर भी कोर के अंदर क्या होता है, जैसे ये कोर आपका है ना, ये आपका कोर था, इसके अंदर एक एडी करंट जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से ये कोर गर्म होने लगता है। तो इससे बचने का उपाय क्या है, हम कोर को क्या करते हैं, लेमिनेट कर देते हैं, मतलब एक के ऊपर एक कई कोर लगा देते हैं, लेमिनेटेड कोर। इससे क्या होगा, एडी करंट जो है जो कोर में जनरेट हुई, हमने उसका पाथ बढ़ा दिया। तो एडी करंट का जब हमने पाथ बढ़ा दिया तो उसकी स्ट्रेंथ अपने आप कम हो जाएगी। अरे मान लो 1 एम्पीयर की करंट इस शीट में फ्लो हो रही है, अब हमने उसका पाथ बढ़ा दिया तो उसकी स्ट्रेंथ अपने आप कम होगी ना, वही करंट सब में घूम घूम के जाएगी, तब मर जाएगी करंट। तो ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स इंड्यूस्ड एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द कोर, ड्यू टू विच कोर गेट्स हीटेड। जिससे क्या होगा, ड्यू टू विच कोर गेट्स हीटेड। कोर गर्म हो गया मतलब हीट लॉस हो गया। टू मिनिमाइज दिस हीट लॉस, टू मिनिमाइज दिस लॉस, क्या मैंने बोला, कोर इज मेड ऑफ लेमिनेटेड। मैंने अभी क्या बताया था, लेमिनेट करने से क्या होगा, एडी करंट का पाथ बढ़ा दिया हमने, तो एडी करंट की स्ट्रेंथ अपने आप कम हो जाएगी। तीसरा हिस्टेरेसिस लॉस। ये भी मैंने बढ़ाया, ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर, ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन
भाई बार बार करंट आपकी प्लस हो रही है, माइनस हो रही है, ऐसी करंट है ना, तो कोर आपका मैग्नेटाइज हो रहा है, डीमैग्नेटाइज हो रहा है, तो कोर तो गर्म होगा ना। ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर इट गेट्स हीटेड। मतलब देखिए, हम आपको एक बेसिक चीज बता दें, जहां पर भी एनर्जी लॉस है और करंट का सेक्शन है, तो इसका मतलब एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो रही है। एनर्जी लॉस का मतलब सीधा सीधा सा क्या है, एक हीट लॉस है। उस हीट लॉस को हमें मिनिमाइज करना है। तो हिस्टेरेसिस लॉस आपने हमने पढ़ा रखा था, हिस्टेरेसिस कर कि कोर को मैग्नेटाइज करते हैं, करंट फ्लो करते हैं, फिर मैग्नेटाइज होता है, फिर करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं, तो कोर डीमैग्नेटाइज है। यहाँ पर भी करंट प्लस माइनस हो रही है ना, तो आपका कोर मैग्नेटाइज हो रहा है और कोर डीमैग्नेटाइज हो रहा है, जिसकी वजह से कोर आपका गर्म हो रहा है। उस लॉस को ही हम क्या कहते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए आपका कोर किसका बनाना है, सॉफ्ट आयरन का, क्योंकि सॉफ्ट आयरन का कोर इजीली मैग्नेटाइज और इजीली डीमैग्नेटाइज होता है। तो हिस्टेरेसिस लॉस को मिनिमाइज कैसे करेंगे, कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन कोर बनाएंगे। मेरे ख्याल से लिखने की जरूरत नहीं, मैंने क्या बोला, ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर इट गेट्स हीटेड, दिस लॉस इज कॉल्ड एज हिस्टेरेसिस लॉस। टू मिनिमाइज दिस लॉस द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन। चौथा लॉस, कॉपर लॉस। कॉपर लॉस का मतलब हमारी जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल है बेसिकली किसकी बनी है, कॉपर वायर की बाइंडिंग की ना, प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल। तो कॉपर का रेजिस्टेंस हालांकि बहुत कम होता है, लेकिन जीरो तो नहीं होता ना। तो इस कॉपर की कॉइल में जब करंट जाएगी तो कॉइल गर्म होगी, गर्म होगी तो सम पार्ट ऑफ द एनर्जी लॉस्ट है, हीट। मैंने कहा ना हर जगह हीट लॉस ही है। कॉपर लॉस की बात करें तो भी हीट लॉस है। कॉपर की कॉइल है प्राइमरी सेकेंडरी, जब कॉइल में करंट जाएगी तो कॉइल गर्म होगी, उस लॉस को हमने कह दिया कॉपर लॉस। मिनिमाइज करना है तो क्या करना है, रेजिस्टेंस ही कॉइल का कम करोगे ना। तो कॉइल का रेजिस्टेंस कम कैसे किया जा सकता है, आपने पढ़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी, कॉइल तो कॉपर की बनानी, कॉपर की कॉइल का रेजिस्टेंस कम कैसे किया जा सकता है, थिक वायर यूज कर लो। और वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस अपने आप कम होगा, हीट लॉस कम होगा। तो कॉपर लॉस से बचने के लिए जो कॉइल है ना, वो थिक कॉपर वायर की बनानी चाहिए। तो ये मेन हमने हीट लॉस बताए 4। सबसे पहला क्या, फ्लक्स लीकेज, शेल टाइप ट्रांसफार्मर बना लो। दूसरा क्या बताया, एडी करंट, कोर को लेमिनेट कर दो। तीसरा क्या बताया, हिस्टेरेसिस लॉस, कोर को सॉफ्ट आयरन का बना लो। चौथा क्या बताया, कॉपर लॉस। चौथा क्या है, कॉपर लॉस। कॉइल को कैसा बनाना है, थिक वायर का, थोड़ा मोटा कॉपर का तार ले लो। तो ये था ट्रांसफार्मर का वीडियो लेक्चर। बहुत इजी है, न्यूमेरिकल इसके बहुत आसान है, सीधा फार्मूला लगाओ। आपने देखा एक ही फार्मूला है, ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP इज इक्वल टू IP अपॉन IS। तो 2-3 चीज़ें दी जाएंगी, कोई अननोन होगी, सब खट 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 करके निकलती आएंगी। और एफिशिएंसी का फार्मूला बता दिया, बस 2 ही फार्मूले हैं। तो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है इसके, और बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ठीक है ना। तो बताओ तो एक न्यूमेरिकल मैं कर दूं ट्रांसफार्मर का। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत आसान होता है। बहुत ही आसान होता है। देखिए न्यूमेरिकल लेता हूं, ट्रांसफार्मर हैविंग एफिशिएंसी 90%। एफिशिएंसी दी गई है 90% ट्रांसफार्मर की, वर्किंग ऑन 100 वोल्ट एंड क्या दिया गया है, 100 वोल्ट। EP दिया गया 100 वोल्ट और 2 किलोवाट पावर इनपुट दिया गया है 2 किलोवाट। इनपुट पावर दिया गया है 2 किलोवाट। पूछा क्या गया है, इफ करंट इन द सेकेंडरी कॉइल इज 5 एम्पियर, करंट इन द सेकेंडरी कॉइल 5 एम्पियर। सब कुछ क्वेश्चन पढ़ते जाओ, मिल जाएगा। पूछा क्या गया है, करंट इन द प्राइमरी, IP निकालो भाई। और क्या पूछा गया है,
वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल, ES निकालो। ये आपको EP दिया गया, पावर इनपुट दिया गया, IS दिया गया, ये दिया गया, निकालो। आप बताइए कौन सा फार्मूला लगाएंगे आप? चलिए भाई, एफिशिएंसी 90% दिया गया है, पावर दिया गया 2 किलोवाट। देखिए एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, या पावर इनपुट क्या होता है, EP इंटू, सबसे सरल पावर इनपुट EP IP। पावर इनपुट दिया गया 2 किलोवाट मतलब 2000 वाट, EP कितना दिया गया 100, IP आ गया ये लो 2 जीरो काट दो 20 एम्पियर, IP आ गया 20 एम्पियर भाई। अब जब IP आ गया 20 एम्पियर, ES निकालना है, ES निकालना है। तो देखो EP दिया गया, IS दिया गया है, IP दिया गया है, ES आ जाएगा ES अपॉन EP, IP अपॉन E के साथ I का रिलेशन है, हो गया। ES हमें निकालना है, EP दिया गया 100, IP दिया गया 20, IS दिया गया 5, 5 चौकू 20, 400, ES बराबर 400 वोल्ट। ये लो खत्म क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं। देखिए जैसे बच्चे ने जनरली ऐसा कर दिया क्वेश्चन। अब एक्चुअली क्या है, हमने जो ये फार्मूला बनाया था ये आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए था। किसके लिए था, हम यहीं पर बता रहे हैं। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 90% ही है, मतलब 100% आउटपुट देता था तो आपका आंसर ये रहता। मैं थोड़ा शॉर्टकट बता रहा हूँ, 100% अगर आउटपुट ट्रांसफार्मर देता तब तो ये रहता, लेकिन अब उसकी एफिशिएंसी 90% है, तो ऑब्वियसली जो एफिशिएंसी जो है ना वो 90% है, तो इसका 90% ही तो आउटपुट मिलेगा। ये तो आउटपुट तब मिलता जब 100% एफिशिएंसी थी, तो आंसर कितना होगा 360 वोल्ट। अब इसको दूसरी तरह से कैसे, ये तो मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट बता दिया कि आपको 100% एफिशिएंसी का केस पता है, पावर इनपुट और पावर आउटपुट बराबर करके आंसर आ गया। लेकिन चूंकि एफिशिएंसी 90% है तो 400 का 90% आपको 360 वोल्ट आंसर आना चाहिए। अब आपको करना क्या है, एफिशिएंसी का फार्मूला लगा के आपको यहां से निकालना है। एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, ES IS अपॉन EP IP। यहाँ 90% रख देना, यहाँ पर 90% रख देना है, और यहाँ पर क्या करना है, ES दिया गया निकालना है, IS दिया गया, ये तीनों चीजें देंगी, 90% रख देना। आपका आंसर कितना आएगा, यही 360 वोल्ट ही आएगा यहाँ से आंसर। मैं ये कह रहा हूँ, डायरेक्ट किया तो 400 आया, उसका 90% कर दो, या एफिशिएंसी 90% लगा के यहाँ से ES निकालोगे तो 360 वोल्ट ही आएगा। जनरली बच्चा यहाँ पर यही गलती करता है, एग्जाम में 400 वोल्ट आंसर निकाल गया, उसको फार्मूला पता है ES अपॉन EP इक्वल टू IP अपॉन IS, और आंसर यहाँ से 400 आएगा। वो एफिशिएंसी भूल जाता है कि ट्रांसफार्मर जो दिया गया उसकी एफिशिएंसी 90% ही है, वो 100% आउटपुट नहीं दे रहा है, तो इस चक्कर में गलत हो जाता है। तो आई होप कि आपको तो ये था टोटल आपका, ये न्यूमेरिकल भी दे दिया मैंने एक। ट्रांसफार्मर बहुत ही सरल है, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगला जो चैप्टर शुरू होगा वो होगा रे ऑप्टिक्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है कंपटीशन के हिसाब से भी और 12th के हिसाब से भी। जिन्होंने अभी तक के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, इजी फिजिक्स बाय सुशील सर की साइट पे जाएं, यूट्यूब पे सारे वीडियो की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, तो आप उसे देख सकते हैं। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।